हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अफेयर्स अखाड़ा के कंसेप्ट बिल्डर मॉड्यूल में, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये लेक्चर सीरीज़ मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है, तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। माय नेम इज़ कोविद, दिस होल मॉड्यूल इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी। चलिए आज के डिलीवरेबल्स की बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम जानेंगे दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। सेकेंड वुड बी द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। तो पहला होगा लेजर। लेजर का पब्लिक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे। ब्लॉक क्या होता है, हैश क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? डेटा एक वैल्यू होती है। वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू या तो क्वालिटेटिव हो सकती है, फॉर एग्जांपल राम इज़ वेरी टॉल, तो यहाँ पे वेरी जो है वो एक क्वालिटेटिव डेटा हो गया या क्वालिटेटिव वैल्यू हो गई, और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इसी एग्जांपल में राम इज़ 6 फीट टॉल, तो 6 फीट एक क्वांटिटेटिव वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने किस वेरिएबल को कैलकुलेट किया है? हाइट को कैलकुलेट किया है। चलिए अब आप बताएं कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एवरी पीस ऑफ डेटा इन दिस यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं और इसका जवाब बता सकते हैं। हम इसका आंसर जानने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आप एक पेन, एक पेपर लेके अगर उसी पेपर पे ए लिखेंगे, लेटर ए लिखेंगे, और उसी पेपर पे सेम स्टाइल से सेम पेन यूज़ करते हुए अगर दूसरा ए लिखेंगे, तो क्या वो दोनों सेम पीस ऑफ डेटा कहलाएंगे? हालांकि उनमें बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन दे डिफ़र ऑन वन फ्रंट एंड दैट इज़ द टाइम इन विच दे वर रिटन। पहला ए जो है वो पहले लिखा गया था और दूसरा बाद में, तो ऑब्वियसली वो दो लेटर्स अलग अलग समय पे लिखे गए थे, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो डेटा को यूनिक बनाती है? ऑब्वियसली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे यूनिक बना रहा था, दोनों लेटर ए को जो यूनिक बना रहा था, दैट वाज द टाइम इन विच दे वर रिटन। चलिए हम दो जुड़वा भाई विजय और विजय के बारे में बात करते हैं। इन दोनों का नाम विजय मिश्रा था, जुड़वा भाई थे ये। इनमें से एक डॉक्टर बना और दूसरा इंजीनियर। अब आप बताएं इनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं? ऑब्वियसली इनका नाम तो सेम है, इनका प्रोफेशन इन्हें अलग बनाता है। तो अगर हमें दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे? हम एक को डॉक्टर विजय मिश्रा बुलाएंगे और दूसरे को इंजीनियर विजय मिश्रा। तो हम ये बोल सकते हैं कि characteristics of a piece of data can be used to assign a unique name to it। कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करके हमने विजय मिश्रा, दोनों विजय मिश्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके उनको अलग अलग और यूनिक नाम दे दिए। चलिए अगर डेटा की बात करी जाए तो वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहता है और हमेशा जनरेट भी होता रहता है। अगर हमें इतने सारे डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ा और उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए उसको, हर डेटा को एक यूनिक नेम दिया, तो बेसिकली हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आइए विस्तार में देखते हैं ऐसे कैसे करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बालक है, इसका नाम राम है, और इसे एक होमवर्क मिला है क्या? A to Z लिखने का। सिंपल कॉपी पे इसको A to Z लिखना है। इसने उसी एक कॉपी ली और उस पर A to Z लिखना चालू किया, और उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं इसमें, और देखते हैं कि हर एक डेटा जो मैंने लिखा है फ्रॉम A to Z, मतलब 26 डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा जो लिखे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहला पीस ऑफ डेटा का कैरेक्टरिस्टिक लेटर A है, कलर ब्लैक कलर से लिखा है। किसने लिखा है? राम ने लिखा है। और कब लिखा है? तो एग्जैक्टली 9:56 और 1 सेकेंड सुबह 15 जुलाई को ये लिखा गया है। और अगर साल की बात करें तो ये 2020 है। और ऐसे ही लेटर बी के लिए भी बना लिया।
ये डेटा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम उसका यूनिक नाम, मतलब उसका की जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम की कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? एक लॉजिक को यूज़ करते हुए। लॉजिक कैसा भी हो सकता है। मैंने इस एग्जाम्पल में, राम वाले एग्जाम्पल में क्या लॉजिक यूज़ किया है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेटर ए लिया, फिर बी एल लिया, फिर आर ए लिया, फिर मैंने 095601 AM 15 JUL 2020 ले लिया और मैंने एक की बना डाली। अब आप ये सोचिए कि कोई भी पीस ऑफ डेटा जो रहेगा, 26 डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा रहेंगे, सबके लिए ये जो की रहेगा वो एक्सक्लूसिव रहेगा, वो यूनिक रहेगा। तो देयर वुड बी 26 डिफरेंट यूनिक कीज। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक डेटा का, एक पीस ऑफ डेटा का जो की है वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करें तो की भी चेंज होगा। अब एक काम करते हैं, हम अपना पुराना ही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राम वाला, और उस पीस ऑफ डेटा में हम एक नया कैरेक्टरिस्टिक जोड़ते हैं। तो हम क्या कैरेक्टरिस्टिक जोड़ेंगे? हम की ऑफ द प्रीवियस पीस ऑफ डेटा जोड़ेंगे। तो ऑब्वियसली पहले वाले पीस ऑफ डेटा के लिए तो हम कुछ नहीं जोड़ सकते ऐसा कुछ, क्योंकि देयर इज़ नो प्रीवियस पीस ऑफ डेटा इन द फर्स्ट प्लेस। ए के पहले क्या लिखा गया होगा? तो हम बी के लिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें की ऑफ द प्रीवियस डेटा क्या होगा? उसमें ऑब्वियसली की कंस्ट्रक्ट करने का ये तरीका बताया हुआ है। तो इसमें अगर प्रीवियस पीस ऑफ डेटा की बात करें तो उसका की क्या है? उसका की ये है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? इस की को बनाने के लिए, ये बी मतलब सेकेंड पीस ऑफ डेटा के की को बनाने के लिए मैंने डेटा और की ऑफ द प्रीवियस पीस ऑफ डेटा, इन दोनों को ले लिया और उससे एक की कंस्ट्रक्ट कर दी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट पीस ऑफ डेटा की बात करें तो उसमें क्या, की ऑफ द प्रीवियस पीस ऑफ डेटा कुछ रहेगा ही नहीं, इट्स नन, बिकॉज देयर इज नो प्रीवियस पीस ऑफ डेटा इन द फर्स्ट प्लेस। तो उस केस में की क्या रहेगा? उसका वही रहेगा। चलिए, तो कोई चेंज नहीं रहेगा। अब हम थोड़ा सा जार्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने आपको। तो इस पीस ऑफ डेटा को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये पूरा जो बॉक्स बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो हमेशा जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में जो लेटर ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बॉक्स बनाया गया है, इनफैक्ट यही वाला बॉक्स, दिस इज़ द जेनेसिस ब्लॉक। और जेनेसिस ब्लॉक के लिए की प्रीवियस पीस ऑफ डेटा की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, ये जो हमने दो कीज़ बनाई हैं, इन कीज़ को बेसिकली क्या बोलते हैं? इनको कीज़ नहीं बोलते, इनको हैश बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दे आर नोन एज हैश, ठीक है। हर हैश को डिराइव करने के लिए एक एल्गोरिदम या एक लॉजिक यूज़ किया जाता है। हमने अपने एग्जाम्पल में क्या लॉजिक यूज़ किया था, क्या एल्गोरिदम यूज़ किया था, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। एल्गोरिदम अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हर हैश को डिराइव करने के लिए एक लॉजिक का या एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक हैश फंक्शन हर ब्लॉक का डिपेंड करता है उस ब्लॉक के डेटा पे और प्रीवियस ब्लॉक के हैश पे। तो जैसे हम इसको इस एग्जांपल से देखते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि हम जो ये जो डेटा है रेड कलर में एनक्लोज्ड है, उससे की का फ्रंट पार्ट डिसाइड हो रहा है, और ये जो प्रीवियस ब्लॉक का की है उससे इस हैश का लास्ट वाला पार्ट डिसाइड हो रहा है। तो मतलब अगर हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ें तो इस एग्जाम्प्लिफिकेशन से वो जस्टिफाई हो रहा है। हैश फंक्शन फॉर एवरी ब्लॉक डिपेंड्स ऑन द डेटा विद इन द ब्लॉक एंड द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक।
चलिए, तो अगर सिंप्लीफाई करके बोलना चाहूँ, एक ब्लॉक के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डेटा, सेकंड हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, और इन दोनों के बेसिस पे हैश ऑफ द करंट ब्लॉक। और हैश ऑफ फॉर ईच ब्लॉक इज डिराइव्ड यूजिंग अ सर्टेन एल्गोरिदम और सर्टेन लॉजिक। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसे यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द टाइम्स जब हम आगे वाले पार्ट्स भी करते रहेंगे। दिस इज द की कंसेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। चलिए, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा कि हमने फर्स्ट ब्लॉक बनाया जिसमें हमने लेटर ए का डेटा लिखा और उसी ब्लॉक का हमने हैश भी निकाला था। तो डेटा और हैश ऑफ ब्लॉक वन, ब्लॉक टू में क्या रहेगा, डेटा रहेगा और प्रीवियस ब्लॉक का मतलब ब्लॉक वन का हैश रहेगा और हैश ऑफ ब्लॉक टू। अच्छा, ये हैश ऑफ ब्लॉक वन जो है वो हैश ऑफ ब्लॉक वन ब्लॉक टू में प्रेजेंट है और इन दोनों के बेसिस पे ब्लॉक टू का हैश डिसाइड हो रहा है। ऐसे ही ब्लॉक थ्री जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा उसमें भी क्या है, हैश ऑफ ब्लॉक टू आ रहा है और हैश ऑफ ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री में है और उसके बेसिस पे हैश ऑफ ब्लॉक थ्री डिसाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं अब जैसे अगर मैं हैश ऑफ ब्लॉक टू की बात करूं तो इसमें इसके अंदर ही हैश ऑफ ब्लॉक वन भी छिपा है, और अगर मैं हैश ऑफ ब्लॉक थ्री की बात करूं तो उसके अंदर हैश ऑफ ब्लॉक टू और हैश ऑफ ब्लॉक वन दोनों छुपे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सीक्वेंशियली एक दूसरे से ये लोग कैसे कनेक्टेड हैं। दिस फॉर्म्स अ चेन। तो अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स लिंक्ड सीक्वेंशियली थ्रू हैश इज नोन एज अ ब्लॉकचेन। सिंपल, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, अब अगर मैंने ब्लॉक वन के डेटा में कुछ चेंज किया तो क्या चेंज हो सकता है, देखते हैं। सबसे पहले तो हैश फंक्शन, चूंकि मैंने डेटा में चेंज किया ब्लॉक वन के, तो ब्लॉक वन के हैश फंक्शन में भी चेंजेस आएंगे। उसके कारण ब्लॉक टू के भी हैश फंक्शन में चेंजेस आएंगे क्योंकि ब्लॉक वन के हैश फंक्शन में चेंज हो चुका है। फिर चूंकि ब्लॉक टू के हैश फंक्शन में चेंज आ चुका है तो ब्लॉक थ्री के भी हैश फंक्शन में चेंज आएगा, और ऐसे करते करते पूरी की पूरी ब्लॉकचेन जो है वो अडल्टरेटेड हो जाएगी। पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में मैनिपुलेशन आ जाएगा। मतलब अगर हमने ब्लॉक वन में चेंज किया, कोई भी मैनिपुलेशन किया डेटा का, तो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन मैनिपुलेट हो सकती है। ब्लॉकचेन में इसीलिए मैनिपुलेशन अगर आपने किया तो वो इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया जाता है कि ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हैश ऑफ ब्लॉक वन है, ये एक ब्लॉकचेन बनी हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ब्लॉक टू का डेटा था उसको थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या होगा, इसके कारण अब चूंकि ये डेटा चेंज हुआ तो हैश ऑफ द ब्लॉक टू भी चेंज होगा। अब चूंकि हैश ऑफ द ब्लॉक टू चेंज हुआ तो उससे डिराइव जो हैश ऑफ द ब्लॉक थ्री हो रहा है वो भी चेंज होगा। अब एक बार ये चेंज हुआ तो उसके आगे करते करते पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में चेंजेस आने लगेंगे। तो मतलब हम जिस ब्लॉक में मैनिपुलेशन करते हैं वो और उसके आगे वाली जितनी भी ब्लॉक्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक्स जो है मैनिपुलेट हो जाती है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर हम ब्लॉक टू में चेंज कर रहे हैं तो ब्लॉक वन का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ब्लॉक टू के बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब पे असर पड़ेगा। ऐसे अगर हम ब्लॉक थ्री पे करेंगे तो ब्लॉक थ्री के बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उन पे असर पड़ेगा। इसीलिए कहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है उसको ट्रेस करना बड़ा ही आसान है। इसको एक कॉमन एनालॉजी से समझें तो अगर हम एक पत्थर को तालाब में डालते हैं और वो स्टिल है, तालाब एकदम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसमें आप शायद पत्थर कहाँ पे गिर रहा है ये ना देख पाओ, लेकिन आप ये ज़रूर देख पाओगे कि हाँ रिपल्स आ रही हैं, और जिस तरीके की रिपल्स आ रही हैं उस तरीके से, उस हिसाब से आप ये फाइंड कर सकते हो कि पत्थर कहाँ पे गिरा होगा। तो the manipulations that are happening across the blockchain is a way in which the system detects कि exactly change कहाँ से आया था, मैनिपुलेशन exactly कहाँ पे हो रहा है। तो ब्लॉकचेन को टैम्पर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ओके,
तो अब अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने बस 12 ब्लॉक्स बनाए हैं, ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक्स जो हैं और ये ब्लॉकचेन जो है, ये तो बस कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में रहती है, ये कहीं पे लिखी नहीं रहती। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी एक फिजिकल फॉर्म में या कंप्यूटर में कहीं पे लिखना चाहते हैं, तो अगर हम उसे कहीं पे लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलेंगे? लेजर। लेजर में क्या रहेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्लॉकचेन में वो सारी की सारी ब्लॉक वाइज लिखी रहेगी। ठीक है, तो ये लेजर है। लेजर ऑब्वियसली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर में बेसिकली हम जो भी डेटा रहता है हर ट्रांजैक्शन का, उसको हम उसकी डिटेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे बस ये हो रहा है कि कोई भी एक पीस ऑफ डेटा जो है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो लेजर में बेसिकली ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड रहती है। ओके, चलिए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन। आपको याद होगा कि ये राम को एक होमवर्क मिला था, तो राम को होमवर्क किसने दिया था? ऑब्वियसली उसके टीचर ने दिया था। तो अब जब लेजर रहेगा तो ये लेजर क्या अकेले राम के पास रहेगा? ऑब्वियसली उसके टीचर को उसका होमवर्क चेक करना है कि हाँ उसने कायदे से ABCD लिखा है या नहीं। तो ये लेजर जो है वो दोनों राम के पास भी चला जाएगा और उसके टीचर के पास भी चला जाएगा। तो इस लेजर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बेसिकली ये लेजर क्या पब्लिक हो गया। ठीक है, और हमने उसे 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 से बहुत ज़्यादा लोगों में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर टीचर क्या प्रिंसिपल भी होमवर्क अगर देखना चाहे तो वो प्रिंसिपल के पास भी जा सकता है, और अगर पेरेंट भी होमवर्क देखना चाहे तो वो पेरेंट के पास भी जा सकता है। तो पीयर्स जो हैं जिन के पास ये लेजर रहेगा वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब हम एक लेजर को बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर बोलते हैं। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था ब्लॉकचेन में हमने लगभग 12 ब्लॉक्स बनाए थे। तो अगर हम 13th ब्लॉक को ऐड करेंगे तो लेजर में वो एंट्री कैसे दिखाएगा अपन ये देखते हैं। देखिए, तो ब्लॉक नंबर 13, अब उसमें क्या रहेगा? डेटा रहेगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक का। अच्छा, और उसके प्रीवियस ब्लॉक का मतलब ब्लॉक नंबर 12 का हैश रहेगा। तो इन दोनों के बेसिस पे ब्लॉक नंबर 13 का हैश डिराइव हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो हैश डिराइव हुआ है ये ब्लॉक नंबर 13 जो है वो बेसिकली कौन बना रहा है? वो राम बना रहा है। अब राम ने ये वाला ब्लॉक तरीके से बनाया है या नहीं, इसमें जो डेटा बनाया है वो सही बनाया है या नहीं, और इन दोनों के बेसिस पे सही लॉजिक लगाते हुए उसने ब्लॉक 13 का हैश जनरेट किया है या नहीं, ये कहलाता है प्रूफ ऑफ वर्क। जो इन दोनों के बेसिस पे डेटा और प्रीवियस ब्लॉक के हैश के बेसिस पे 13th ब्लॉक का हैश जनरेट हुआ है, इसको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अगर ये सही नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो मतलब आपने या तो डेटा गलत लिखा है या आपने एल्गोरिदम गलत लगाया है। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ वर्क सही है या नहीं वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के पास भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पे 25 लिखा है, दिस इज़ अ मिस्टेक, इट इज़ 2 पार्टिसिपेंट्स। तो ये 2 पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे? राम और उसका टीचर, इन दोनों के पास भेज दिया गया। अब इन दोनों के पास देखा जाएगा कि इनका जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो सही है या नहीं। अगर वो सही रहेगा तो जितने भी पीयर्स हैं, इस केस में राम और उसके टीचर, ये दोनों अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देंगे। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ राम, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ टीचर।
ये दोनों ने अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए, और डिजिटल सिग्नेचर अगर हो गए मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि ये ब्लॉक जो है वो सही है, तो अब इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड किया जा सकता है। जैसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड हो जाएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में आ जाएगी। अच्छा, आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर डेटा में कोई गड़बड़ी निकली या हैश में कोई गड़बड़ी निकली, हैश ऑफ द 13th ब्लॉक, इसमें अगर कोई गड़बड़ी निकली, अगर आपने गलत एल्गोरिदम से इसे निकाला है, तो ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में कभी ऐड ही नहीं हो पाएगा। मतलब किसके पास कंट्रोल है, किसके पास कंट्रोल है यहाँ पे ब्लॉक ऐड करने का ब्लॉकचेन में? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी एक के भी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे नहीं हुए तो ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड ही नहीं हो सकता है। मतलब चूंकि कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसीलिए हम इस पब्लिक लेजर को डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर भी बोलते हैं। ठीक, मैं चाहता हूं कि आप एक बारी पॉज करके इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ें और ये समझें कि इसमें जो जार्गन्स यूज़ किए गए हैं और जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है उसको अच्छे से एक बारी समझ लें, बिकॉज दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।